नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ श्री बिमल मित्र जी द्वारा रचित एक कहानी नीला नशा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। राय साहब मृत्युंजय चट्टोपाध्याय के ससुर भी राय साहब हैं। राय साहब J.D. बनर्जी। ससुर और दामाद दोनों राय साहब हों, ऐसा संयोग आमतौर पर देखने में नहीं आता, मगर ससुर और दामाद दोनों के दुर्भाग्य से ऐसा हुआ था। घटना पटना में घटित हुई थी। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय पटना सेक्रेटरिएट के एक मामूली सुपरवाइजर से तरक्की कर सुपरिंटेंडेंट के पद पर पहुंचे थे। शहर और दफ्तर में उनका बोलबाला था। तमाम सीढ़ियां उनके स्वागत के लिए तत्पर थीं। उनका एक ही लड़का था। पत्नी सुंदर मिली थी और वे एक खूबसूरत हवेली के मालिक भी थे। बैंक में रुपया पैसा जमा था। सेहत अच्छी थी। इन्हीं सब कारणों से कहा जा सकता है कि बृहस्पति की उन पर असीम अनुकंपा थी। आज से ठीक 14 साल पहले राय साहब J.D. बनर्जी नौकरी से हाथ धोकर अपनी लड़की के पास आ धमके। साथ में आई तीन कुमारी लड़कियां, ज्योति, लोटी और रूबी। मिली उनकी सबसे बड़ी लड़की थी। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय मिली को अपने साथ लेकर स्टेशन पहुंचे। अपने ससुर को वो पहचानते थे। दबंग, शौकीन और साहबी मिजाज के आदमी हैं। अगर सपत्नीक स्वागत सत्कार न करें तो क्या सोचेंगे। सर्दियों के दिन थे। उनका पेटेंट सूट साहब के मकान के कुशल दर्जी के हाथों बना था। हाथ में छड़ी थी, बटन होल में बोके, सिर पर फ्लैट हैट, तिरछा, मुंह में लंबा चुरुट। चाय की मेज पर मिली बोली, आपने नौकरी छोड़ दी पिताजी? उन दिनों 14 वर्ष पूर्व नौकरी से हट जाना साधारण बात नहीं थी, खासतौर से तब जबकि ज्योति, लोटी और रूबी का ब्याह करना बाकी है। हमेशा मोटी तनख्वाह मिलती आई है, मगर जी खोलकर खर्च करते आए हैं। ना तो मकान बनवाया है और ना ही पैसा जमा करके रखा है। केवल लंच पार्टी और सूट में पैसा उड़ाते आए हैं। मिली के प्रश्न के उत्तर में कहा, अब नौकरी नहीं करूंगा मिली। फिर यह शब्द लड़की के गले में अटक कर रह गया। वाह, फिर तुम लोग क्यों हो? यह कहकर हंसते हुए चुरुट सुलगाया। उसके बाद बोले, बूढ़ा बाप जिंदगी भर नौकरी करता रहे, तू क्या यही चाहती है? यह कहकर उन्होंने मिली, ज्योति, लोटी, रूबी और दामाद मृत्युंजय के चेहरों पर आंखें दौड़ाई, लेकिन किसी को हंसते हुए ना पाकर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़े। उसके बाद चाय को होठों से लगाते हुए बोले, यह कैसी चाय है मिली? कितने में 1 पाउंड मिलती है? कोई खास फ्लेवर नहीं है। अपने पति की ओर तिरछी निगाह से ताकती हुई मिली ने कुंठित भाव से कहा, क्यों पिताजी, यह तो कीमती चाय है। कीमती रहे, मुझसे इस तरह की चाय पीना मुश्किल है। राय साहब J.D. बनर्जी अपनी गर्दन हिलाने लगे। अभी अभी कलकत्ते से आए हैं। पटना के देहाती लड़की दामाद को फैशन सिखाने का अधिकार उन्हें है ही, और ये कप डिश भी नहीं चलेंगे। चाहे कुछ हो ना हो, मगर चाय भाई मुझसे पसंद करा कर ही खरीदो। चाय ही अगर मनपसंद ना मिले तो जिंदगी जीना कोई मानी नहीं रखता। देखा जाए, राय साहब J.D. बनर्जी को कोई चीज पसंद आना बड़ा ही टेढ़ा मामला है।
लुंगी से कहीं खिड़कियों के पर्दे बनाए जाते हैं? देख रहा हूँ मृत्युंजय की तमाम टेस्ट पटनियां हैं। मकान बनवाया है मगर डाइनिंग हॉल की स्टैंडर्ड साइज की कोई जानकारी नहीं। ड्राइंग रूम में जॉर्ज द फिफ्थ की तस्वीर रखी है मगर बगल में क्वीन मैरी की तस्वीर है ही नहीं। अंग्रेजों के चरित्र में यह चीज नहीं मिलेगी। यह तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की कमी। आहा, तुम लोगों के किचन का पोजीशन ठीक नहीं है। किचन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। देख रहा हूं मृत्युंजय, सुपरिंटेंडेंट होने से ही क्या होता है। दूसरे दिन से ही राय साहब जेडी बनर्जी संस्कार मांजने में लग गए। ज्योति, लोटी और रूबी उनका हुक्म तामील करने लगी। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय के घर के सामने गेट पर टैबलेट लगाया था। पॉलिश की गई सागवान की लकड़ी पर राय साहब जेडी बनर्जी लिखा गया। तीसरे पहर ड्रेसिंग गाउन से सुसज्जित हो बगीचे में खड़े होकर सब कुछ देख आए। उसके बाद अपने चुरुट और चाय का ब्रांड लिखकर नौकर को बाजार भेजा। दरवाजे और खिड़की के लिए जालीदार नए पर्दे आए। मृत्युंजय के साथ रहते रहते मिली का भी रुचिबोध विकृत हो गया है। मिली और मृत्युंजय की रुचि में परिवर्तन लाने के लिए राय साहब जेडी बनर्जी जी जान से लग गए। यह काम उन्होंने पहले दिन से ही चालू कर दिया। मिली ने कहा, ऊपरी हिस्से के दक्षिण वाले कमरे में ही आपके रहने का इंतजाम कर दिया है बाबूजी। मकान का सबसे अच्छा कमरा वही है। कमरे को सजाया गया। सजावट राय साहब की पसंद के मुताबिक ही की गई। पलंग के पास वॉट नॉट रखा गया। चिट्ठी लिखने की मेज खिड़की के सामने रखी गई। फिर एक तिपाई। पलंग के सामने ड्रेसिंग अलमारी। राय साहब बोले, लॉर्ड किचनर का बेडरूम ऐसा ही सिंपल था। तब ना तो मिली और ना ही मृत्युंजय चट्टोपाध्याय को मालूम था कि राय साहब 14 वर्षों तक इसी मकान में रहेंगे। यहाँ तक कि ज्योति, लोटी और रूबी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। रहना भी ऐसा वैसा नहीं, अभिमान और गौरव के साथ सिर ऊंचा करके रहना। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय के घर पर एक देशी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र मंगाया जाता था। 20 साल तक वे व्हाइटमैन के सह संपादक रह चुके हैं। वही अखबार चाहिए। दूसरे दिन से व्हाइटमैन आने लगा। चाय की मेज पर पराठे या इसी किस्म की कोई चीज रखी जाती थी। राय साहब जेडी बनर्जी ने आपत्ति की, तुम लोगों का यह सिस्टम बिल्कुल खराब है मिली। मेज पर बैठकर खाओगी मगर खाओगी क्या? पूरी पराठे। अलबत्ता 2-3 रुपए ज्यादा खर्च होते हैं मगर बेकरी में कह देने से रोज सवेरे केक या पेस्ट्री पहुंचा जाएगा। इसमें कोई झमेला नहीं, मेहनत की भी बचत होती है। दूसरे दिन से ऐसा ही होने लगा। बाथरूम को नए सिरे से सजाया गया। विलायती टूथपेस्ट, ब्रश, हेयर ऑयल और साबुन आए। बाजार की सबसे बेहतरीन चीजें। टेबल पर विलायती लेटर पैड रखा गया। मिली के पिताजी मृत्युंजय के ससुर हैं। ससुर राय साहब हैं। शौकीन, अंग्रेजी 200% साहब। दामाद ने स्वागत सत्कार में किसी तरह की कमी न रहने दी। सेक्रेटरीएट के दोस्त मित्र घर पर आया करते हैं। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय जान पहचान करा देते। आप मेरे ससुर हैं, राय साहब जेडी बनर्जी। चुरुट को मुंह में दबाए राय साहब जेडी बनर्जी अपना सिर हिलाते। सवेरे शर्ट पर टाई नहीं रही। उन्हें महसूस होता वे जैसे खाली बदन ही हैं। कहते, मेजर विंसफोर्ड जब बंगाल के गवर्नर के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, मुझे राय साहब का खिताब मिला था, मगर अब तो राय साहब आम फहम हो गया। राम, श्यामू, डिक, हैरी सभी को राय साहब का खिताब मिलने लगा है। अब तो हम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं रही। उसके बाद सवाल करने वाला अगर सवाल करे
तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो राय साहब होने के इतिहास को अपने आप से ही कहना पड़ता है। व्हाइट मैन में मेरा लीडर पढ़ते ही विंसफोर्थ चौंक उठा। खासा विलायती बच्चा था, गुण की कद्र करना जानता था। उसके बाद जब उसे पता चला कि किसी बंगाली का लिखा हुआ है तो हैरान रह गया। एक दिन मुझे डिनर पर बुला भेजा। बोला, बंगालियों में भी जीनियस पैदा हो सकता है? तुम्हें देखने से पहले इसकी मैंने कल्पना तक न की थी मिस्टर बैनर्जी। वेल, तब मैं महज मिस्टर ही था। उसके बाद प्रश्नकर्ता अगर कोई आग्रह नहीं करता तो फिर अपने आप ही कहने लगते। मेजर को जब यह पता चला कि मुझे अब राय साहब का खिताब नहीं मिला है तो वह अवाक हो गया। बोला, वेल, यह मेरा ही कर्तव्य है, देखो मैं क्या कर पाता हूं। प्रश्नकर्ता पूछ बैठे, उसके बाद? राय साहब जेडी बनर्जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते। चुरुट को दांतों तले दबाए वहीं बैठे बैठे बहुत दिनों पहले सीखे हुए मेजर विंसफोर्थ की आवाज की नकल कर चिल्ला उठते, महाराज चाय। पहले हाथ से चाय दी जाती थी, राय साहब के आने के बाद ट्रे का इंतजाम किया गया है। तीसरे पहर राय साहब के उत्सव का दौर चलता है। कोई साधारण उत्सव नहीं, पूरा घंटे भर का उत्सव। तब अलमारी में इस्त्री किए हुए तमाम सूट बाहर निकाले जाते हैं। मिली, ज्योति, लोटी, रूबी, इनमें से कोई एक एक को बाहर निकाल रख देती है। कल जिसे पहन चुके हैं आज उसे पहनना नहीं है। सभी को एक एक कर बिस्तर पर बिछा देना पड़ता है। राय साहब जेडी बनर्जी उनमें से एक को चुन लेते हैं। किसी दिन वॉलनट की स्टिक, किसी दिन ऐश लकड़ी की। सूट से हर हालत में मैच करना चाहिए। सिर पर रहता हल्के रंग का नेवी ब्लू फ्लैग हैट, सफेद चमकते हुए दांतों तले चुरुट दबा हुआ, पांव में पेटेंट लेदर शू। बाथरूम में जाने के वक्त भी चुरुट मुंह में लगा रहता। मिली को याद नहीं है कि कभी उसने अपने पिता को चुरुट के बिना देखा है। हाथ की पांचों उंगलियों की तरह चुरुट भी उनके शरीर के अंग जैसा है। कहीं किसी लॉर्ड स्लसबरी के मरने के बाद हिसाब करने पर पता चला था कि अपने जीवन में उसने जितने चुरुट पिए थे उन सबको जोड़ा जाए तो 6 मील लंबा हो जाएगा। इसके अलावा चुरुट पीने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वही स्लसबरी कह गया है। इतिहास में किसी चुरुट पीने वाले की आत्महत्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राय साहब जेडी बनर्जी कहते, मुझे चुरुट पीना मिस्टर अकिनलेक ने सिखाया था। वे लोग ज्ञानी होते हैं ना, अंग्रेजी के मास्टर। अंग्रेजी भाषा को रट लिया था और चुरुट पीते थे, ठीक मेरी ही तरह। उन्हीं से मैंने अंग्रेजी विद्या और चुरुट पीने के कहकहे की तालीम ली। सूट पहने और छड़ी थामे राय साहब जेडी बनर्जी को जिन लोगों ने पटने के रास्ते पर जाते देखा है वे उनकी तेज और धीमी चाल से परिचित हैं। हर पग पर जैसे इलेक्ट्रिक स्टॉप हो। देखते ही पता चल जाता है कि उनके पास विशाल गाड़ी, आलीशान इमारत, सब कुछ है। वे दुनिया और समाज में उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं। सिर्फ सेहत के ख्याल से ही जरा टहलने घूमने निकले हैं। 1 महीना बीतते बीतते निराशा का स्वर गूंज उठा। देख लिया मिली कि तुम लोग पटने में कितने सुख से रह रही हो। इतने दिनों के दरमियान किसी भले मानस पर नजर नहीं पड़ी। पेस्ट्री की तश्तरी पिता की ओर बढ़ाकर चाय डालती हुई मिली बोली, क्यों पिताजी, वे लोग तो हैं। हरसिंहपुर के जमींदार जनक बाबू हैं। सभी भाई बीए पास हैं। इसके अलावा विलायत से लौटे शुंटिक रघुवीर प्रसाद हैं। फिर न्यू पटना के इंपीरियल बैंक के एजेंट बाबुल मित्तर एमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट रणधीर चौहान। अरे छी छी, उन लोगों को तू भले मानस कहती है।
चाय की प्याली होठों से लगाते हुए राय साहब जेडी बनर्जी ने सटाक जैसी आवाज की। कोई इंग्लिश का ई तक नहीं जानता, व्हाइट मैन नहीं पढ़ता है और उस पर तुर्रा यह कि पॉलिटिक्स पर बहस करता है। अंग्रेजी के जानकार हमारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर 2.5 व्यक्ति ही हैं। एक हुए गांधी जी, दूसरा टैगोर और आधा कौन है यह कहना नहीं हो सका। एकाएक राय साहब जैसे स्वगत भाषण करने लगे। अंग्रेजी क्या इतनी आसान है? अगर आसान होती। यही तो ना, आज के व्हाइट मैन में मैंने 4 गलतियां ढूंढकर निकाली हैं। राय साहब जेडी बनर्जी अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। किसी दिन उन्होंने खुद ही बताया था कि किस तरह उस भाषा को उन्होंने सीखा था। बड़ी ही अजीब भाषा है। सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सपना देखना पड़ता है। बहुतेरे ऐसा करने पर भी सोच नहीं पाते। वह बहुत कुछ कवि होने जैसा है। कोशिश करने से ही क्या हर कोई कवि हो जाता है? उसी तरह कोशिश करने से ही हर कोई अंग्रेजी का जानकार नहीं हो जाता है। यह ईश्वर की देन है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो रामू, श्यामू, डिक, हैरी सभी सीख लेते। अंग्रेजी भाषा इतनी आसान है। बातें बहुत कुछ डांट फटकार जैसी हुआ करती थी। बिना जाने सुने मिली अपने पिता को आम लोगों के स्तर पर ले आई है। लेकिन राय साहब जेडी बनर्जी का हृदय शिशुओं जैसा सरल है। मन में कुछ रखते नहीं। शायद प्रायश्चित के तौर पर ही मिले दूसरे दिन बाजार जाकर पिता की मनपसंद का एक पैकेट चुरुट और ले आई। व्हाइट मैन की 20 बरसों की नौकरी छूट जाने के पीछे का इतिहास है। उनका ध्यान, जान, स्वप्न सब कुछ अंग्रेजी ही है। फिर वे अंग्रेजी की गलती क्यों कर बर्दाश्त करते? गलती देखते ही बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, चाहे वह गलती एडिटर की हो या खुद अपनी। एक बार अपनी ही ये गलती पर उनकी नजर पड़ी। उफ, कितनी आत्मग्लानि की बात है। वह गलती मुद्रित रूप में भी आ गई। साधारण पाठक उस गलती को नहीं पकड़ पाए, यहाँ तक कि संपादक भी समझ नहीं पाया। मगर गलती गलती ही है, चाहे कोई पकड़ पाए या नहीं। वह अपने आप को कैसे क्षमा कर पाएंगे? वह अपने आप को क्या कैफियत देंगे? यह गपशप डिनर के दरमियान चल रहा था। ज्योति, लोटी, रूबी और मिली थे। दूसरी ओर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय, पटना सेक्रेटरिएट के सुपरिंटेंडेंट। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने कहा। उसके बाद? मिली खाना रोककर बोली। उसके बाद आपने क्या किया बाबूजी? सूप के चम्मच को हलक के नीचे उतारकर अपने नैपकिन से अपने होठ पोंछे। उसके बाद अधपिए चुरुट को मुंह से लगाकर धुएं का एक लंबा छल्ला बाहर निकाला। सोचा आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या ही मेरे लिए एकमात्र प्रायश्चित हो सकता है। सोचो तो सही, हम लोग उस जमाने में अंग्रेजी भाषा को कितने प्यार की निगाह से देखा करते थे। खैर, अंत में मैंने खुदकुशी नहीं की। मिली चिहुक उठी, मगर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय चुपचाप खाना खाने में तल्लीन हो गए। छोटी लड़की रूबी अपने मन का कुतूहल दबाकर नहीं रख सकी। वह बोली, क्यों बाबूजी, आपको पकड़ लिया गया? चुरुट से कश लेने के बाद धुएं का गुब्बारा बाहर निकालकर बोले, आखिर इसी चुरुट ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की। लॉर्ड स्लसबेरी की बातें याद हो आईं। किसी चुरटखोर ने आत्महत्या की हो, इतिहास में इस तरह की घटना नहीं मिलती। राय साहब जेडी बनर्जी रोटी का एक टुकड़ा छुरी से काटने लगे। उसके बाद आया डंकन साहब, स्कॉच, रौबदार व्यक्तित्व, मगर अंग्रेजी गलत लिखता था। मैंने पकड़ लिया, मामूली सी गलती थी। साहब लोग आमतौर से ऐसी गलती नहीं किया करते। बहस छिड़ गई। एडिटर का कहना था कि ठीक है और असिस्टेंट का कहना था कि गलत है। राय साहब ने रोटी के टुकड़े को दांतों से काटा। उसके बाद
बाएं हाथ के कांटे से मांस उठाकर अपने मुंह में रखा। मैंने नौकरी छोड़ दी। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय तब तक राय साहब नहीं हुए थे। वे बोले, इस मामूली वजह से आपने नौकरी छोड़ दी? इसे तुम मामूली कहते हो मृत्युंजय? जो सत्य है डंकन साहब उसे जाने, किसी को जानने की जरूरत नहीं। इस मामूली वजह से ही राय साहब जेडी बनर्जी 700 रुपए की नौकरी छोड़कर कलकत्ते को त्याग कर ज्योति, लोटी और रूबी को लेकर यहाँ मिली के घर पर चले आए। चाहे रुपया पैसा ना रहे, 700 रुपए की तनख्वाह की नौकरी ना रहे, मृत्युंजय चट्टोपाध्याय पटना सेक्रेटरीएट का सुपरिटेंडेंट तो है। ज्योति, लोटी और रूबी का विवाह मिली ही रचाएगी। मिली ही उनके डिनर, केक, पेस्ट्री, चुरुट, चाय और सूट का खर्च चलाएगी। यह सब 14 वर्ष पूर्व की घटना है। सुबह नींद खुलते ही बिस्तर पर अधलेटी हालत में बासी मुंह बेड टी पीना, उसके बाद ड्रेसिंग गाउन पहनकर चुरुट सुलगाना, वॉटलॉट से व्हाइट मैन उठाकर पढ़ना, पजामे पहने पैरों को वॉट नॉट पर टिकाकर अखबार पढ़ना। पढ़ना भी ऐसा वैसा नहीं, एक एक शब्द को गौर से पढ़ना, हाथ के फाउंटेन से हाशिए पर निशान लगाना, कहीं छपाई की गलती होने पर उसके नीचे लकीर खींचना। इन्हीं कामों में 2 घंटे लग जाते। उस वक्त राय साहब दीन दुनिया भूल जाते। इन 2 घंटों के दरमियान राय साहब अखंड ध्यान लगाकर छोटे छोटे अक्षरों के समुद्र में डुबकियां लगाते रहते हैं। उसके बाद पठन पाठन, चिंतन और निशान लगाने का काम जब खत्म हो जाता है, लेटर पैड लेकर वे लिखने की मेज पर विराजमान होते हैं। चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। लंबी चिट्ठी, शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी में व्हाइट मैन के संपादक के नाम। 20 वर्षों तक व्हाइट मैन में नौकरी की है, लिखावट का प्रूफ देखा है, इसके वे अभ्यस्त हैं। कहना चाहिए सिद्ध हस्त। पांडित्यपूर्ण कलम सरसराती हुई चलती रहती है। चिट्ठी के आकार प्रकार सूचित कर देते हैं कि उस दिन के संपादकीय में कहाँ छपाई की गलती रह गई है या अंग्रेजी में कौन सी त्रुटि है। तमाम बातें विस्तार के साथ लिखते हैं। पत्रिका की नीति, पृष्ठ संख्या, विज्ञापन और उसके प्रचार प्रसार के संबंध में। अखबार के शुभैषी होने के नाते डाक खर्च बर्दाश्त करते हुए एक लगातार लिखित समालोचना भेजते रहते हैं। यह बात जितनी आश्चर्यजनक है उतनी ही मजेदार। उसके बाद चिट्ठी डाक से भेजने का काम जिस तिस व्यक्ति के जाने से नहीं चलेगा। महाराज को रसोई का काम छोड़कर चिट्ठी डालनी पड़ेगी। एकमात्र वही विश्वासी आदमी है। चिल्लाकर पुकारते, महाराज महाराज। राय साहब की दबंग आवाज से मकान के सारे कमरे थर्रा उठते थे। उस वक्त मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रसोइया और नौकर सभी व्यस्तता में डूबे थे। मिली भी अपने पति की फरमाइशें पूरी करने में व्यस्त थी। कमीज, कपड़े, बनियान, रुमाल, चाबी, सब कुछ हाथ के पास सहेज कर रख देना है। उसी व्यस्तता की हालत में मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने पुकारा, महाराज। महाराज नहीं है, मिली ने कहा। ऑफिस जाने के वक्त कहाँ चला जाता है? बाबूजी ने चिट्ठी डालने के लिए भेजा है। खुद राय साहब जेडी बनर्जी ने भेजा था, अतः इसमें महाराज का कोई दोष नहीं। किंतु अभी वह ऑफिस जा रहे हैं। वे ठहरे इस मकान के मालिक। फिर उनके ऑफिस चले जाने के बाद भी तो चिट्ठी डाली जा सकती है। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय हालांकि कुछ बोले नहीं, मगर उन्हें ऊब अवश्य ही महसूस हुई। कम से कम पति के चेहरे को देखकर मिली को ऐसा ही लगा। दूसरे दिन की घटना है। राय साहब जेडी बनर्जी ड्रेसिंग गाउन पहने, मुंह में चुरुट दबाए, बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। ठीक वैसे ही
जैसे कि आमतौर पर किया करते हैं। एक नौकर इस ओर से उस ओर के कमरे में झाड़ू देने के लिए जा रहा था। ए सुन तो, नौकर बेवकूफ की तरह सामने आया। देह पर तू कुर्ता क्यों नहीं डालता है? मिली को बुला लाए और कहा, तुम लोगों का यह कैसा सिस्टम है? नौकर जाकर भले ही वर्दी में लैस न रहे, लेकिन नंगे बदन क्यों रहता है? बनियाइन तक का इंतजाम नहीं कर पाता। उन्हीं दिनों 1 जनवरी के अखबार में खबर छपी कि मृत्युंजय चट्टोपाध्याय को राय साहब का खिताब दिया गया है। ससुर राय साहब थे ही, अब दामाद भी राय साहब हो गए। मकान के गेट पर अब एक और टैबलेट लटकाना है, लेकिन पता नहीं क्यों मृत्युंजय चट्टोपाध्याय सहमत नहीं हुए। उस दिन सवेरे राय साहब जेडी बनर्जी अखबार में शुरू से अंत तक उपाधि की सूची पढ़ गए। देखा किस किस की तरक्की हुई है, कौन कौन इस उपाधि से सम्मानित हुए। खाने की मेज पर बैठकर कहा, यह कैसे हुआ मृत्युंजय? मेरे वक्त में मुझे याद है टेलीग्राम 150 आए थे और चिट्ठियां करीब 300। कई अखबारों में फोटो भी छपी थी। गुस्से में आकर अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ देता तो राय बहादुर भी हो जाता, मगर तुम्हारी बारी में यह कैसा हुआ मृत्युंजय? आज के लोग हुनर की तारीफ करना भूलते जा रहे हैं। मिली से कहा, तुमसे कहा था ना मिली कि तुम लोगों के यहाँ एक भी भला आदमी नहीं है। किसी ने मृत्युंजय को पार्टी तक ना दी। मुझे याद है कि मेजर विंसफोर्थ। यह सब 14 वर्ष पूर्व की घटना है। उसके बाद 14 वर्ष के दैनंदिन दृष्टिपट पर कितने ही परिवर्तन आ गए। मृत्युंजय चट्टोपाध्याय हमेशा ही अल्पभाषी आदमी रहे हैं। उन्होंने बातचीत करना और कम कर दिया। ससुर दामाद के घर पर घूमने फिरने के ख्याल से आते ही हैं, पर इस तरह अक्ल से रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए जम जाएंगे, यह बात कौन जानता था। दामाद ने एक एक कर ज्योति, लोटी और रूबी का ब्याह रचाया। हर विवाह शादी के अवसर पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ी, वरना पटने के समाज में नाम सम्मान कहीं टिक नहीं सकता था। हर एक की शादी धूमधाम के साथ की। इसके अलावा रुपए खर्च करना ही बड़ी बात नहीं है, मेहनत भी क्या कम करनी पड़ी थी। राय साहब मृत्युंजय चट्टोपाध्याय को उधार लेना पड़ा। मिली के कुछ गहने बेचने पड़े। शहर के बाहर मिली के नाम से कुछ पड़ती जमीन खरीद रखी थी, उसे कम कीमत में बेचना पड़ा। 3 लड़कियों की शादी करना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी राय साहब मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने यह दुष्कर काम कर डाला। उनका एकमात्र पुत्र बचपन से ही देहरादून में पढ़ रहा था। सीनियर कैम्ब्रिज पास करने के बाद अब वह कॉलेज में पढ़ रहा है, अतः उसे खर्च के लिए अब ज्यादा पैसा भेजना पड़ता है। इतने कांड घटित हो रहे हैं, इतने दृश्यपट परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु राय साहब जेडी बनर्जी अपने उस उच्च आसन से तिल मात्र भी हिलडुल नहीं रहे हैं। गृहस्थी की रोजमर्रा की सुविधा असुविधा की बातों से वाकिफ होना उनके लिए जैसे कोई जरूरी नहीं है। वे शाह खर्च हैं, दामाद के गले का कांटा है। यह बात सोचने का उनके पास समय ही नहीं है। दामाद के हाथों अपनी पुत्री सौंपी है, इसलिए ससुर का भरण पोषण जैसे दामाद का अनिवार्य कर्तव्य है। इसके अलावा वे तो इस गृहस्थी के उत्सव और गौरव के पात्र हैं। वे राय साहब जेडी बनर्जी हैं। चाहे चाल ढाल की बात हो, चाहे नाम धाम और परिचय की बात, कोई भी दामाद स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सकता है। मृत्युंजय 10 लाइट और 20 राय बहादुर इस घर में लाकर देख ले, वे राय साहब जेडी बनर्जी के तौर तरीके और चुस्ती से मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकेंगे। मृत्युंजय के ससुर के सौभाग्य से उन्हें ईर्ष्या होगी ही। इतना जरूर है कि वे विलायत नहीं गए हैं, पर कम से कम 200 व्यक्ति विलायत जाने के पूर्व
उनसे तौर तरीके सीख कर गए हैं। कांटे चम्मच से लेकर डिनर, ड्राइंग रूम, बाथ, बो, सूट, हाई सोसाइटी के हर एक तौर तरीके की उन्होंने तालीम दी है। उस दिन चाय होठों से लगाते ही राय साहब ने प्याली नीचे रख दी। मिली, छी छी, तुम लोगों का टेस्ट दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है। मिली ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अच्छी तरह जानती है पिताजी इस चाय को होठों से नहीं लगाएंगे। फिर भी वह खामोश बैठी रही। जरा कम कीमत की है, फ्लेवर जरा कम है, लेकिन हर तरह की बात सोचनी पड़ती है। उन्होंने कहा, इतनी कीमती चाय के बिना क्या चल नहीं सकता। तुम्हारे बाबूजी को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, जिसे खर्च करना पड़ता है वही समझता है। बात असत्य भी नहीं है। मिली ने देखा बाबूजी ने चाय को छुआ तक नहीं। जरूर यह महाराज की गलती है या वह ठगा गया है। तू अभी एक स्लिप लिखकर भेज दे, साबित हो जाए। पैसा देकर खराब चीज क्यों पिए। ठीक कह रहा हूं ना, वे बोले। मिली अपने पिता को पहचानती थी। अंततः स्लिप लिखनी पड़ी। स्लिप लिखकर महाराज को देने जा रही थी कि राय साहब जेडी बनर्जी बोल उठे, और इसके साथ मेरे चुरुट के बारे में भी लिख दे। इस महीने में घटिया किस्म का चुरुट आयोजन शुरू हो जाता है। राय साहब जेडी बनर्जी के लिए जैसे अतीत के दिन लौट आते हैं। अलमारी से 14 वर्ष पुराने के पुराने सूट बाहर निकल आते। अब एक भी शरीर में फिट नहीं आता है। जूते के ऊपरी हिस्से से पैंट 2 इंच ऊपर उठ गई है। जगह जगह कीड़ी ने छेद कर दिए हैं। एक लकड़ी की शौकिया छड़ी बाहर निकालते हैं। फ्लैग हैट बाहर निकालकर सिर पर जरा तिरछा रखते हैं। हाफ सोल दिखाते दिखाते पेटेंट लेदर के जूतों का दौर भी अब समाप्त हो चुका है। फिर भी टेलर के द्वारा बनाई गई उस पोशाक से राय साहब का शरीर एकाएक तनकर उसी तरह अकड़ जाता है जैसा कि 14 वर्ष पूर्व साहबी होटल में डिनर खाने के वक्त हुआ करता था। चुरुट को दांतों तले दबाए जब घर से निकलकर रास्ते पर जाते हैं, तब क्या कहना, उनकी चाल विशुद्ध खानदानी हो जाती है। चाहे खाली हाथ ही क्यों ना हो, दामाद के लिए सिरदर्द ही क्यों ना रहे, और सो भी एक आध दिन से नहीं बल्कि बरसों से। फिर भी चाल ढाल देखने पर लगता है कि वे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, खानदानी तौर तरीके से पूरी तरह वाकिफ। रास्ते में चलने वालों का माथा संभ्रम से झुक जाता है। उसके बाद उसी मुद्रा के साथ होटल में प्रवेश करते हैं। उसी तरह पटने के एक बड़े होटल के अंदर जाते हैं। हो सकता है कलकत्ते के होटल की तुलना में यह होटल कुछ भी ना हो, मगर राय साहब जेडी बनर्जी भूल जाने की कोशिश करते हैं कि यह पटने का होटल है। उनके मन की आंखों के सामने तैर उठता है पोमग्रोज, जॉर्ज ब्लास और औरत व मर्दों की भीड़ का सैलाब। सभी की निगाहों के सामने बीच की कुर्सी पर बैठते हैं। उस हालत में जिन लोगों ने वहां डिनर खाते देखा है, उन्हें मालूम है कि खाटी खानदानी किसे कहते हैं। हाथ में नैपकिन थामने से शुरू कर हर तौर तरीका और करीने से भरा पूरा मूवमेंट देखने लायक होता है। कम से कम पटने में किसी को इस तरह डिनर खाते नहीं देखा जा सकता है। मगर रुपए महज 20 ही रहते हैं। हर महीने के प्रथम सप्ताह काम चल जाता है और फिर महीने के बाकी दिन अगले महीने की पहली तारीख की प्रतीक्षा में दिन गुजारे जाते हैं। सिर्फ खाना ही खाना तो नहीं है, बख्शीश देने में भी मोटी रकम उड़ जाती है, और बख्शीश अगर ना दी जाए तो मान सम्मान की रक्षा कैसे हो। एक बार उन्होंने अपनी लड़की से कहा था, मिली, अब मेरे सारे सूट पहनने लायक नहीं रहे, कम से कम हाफ डजन बनवाए बिना चल नहीं सकता। तू बड़ी भुलक्कड़ है बेटी, 3 महीने से कह रही है कि बनवा दूंगी।
राय साहब मृत्युंजय चट्टोपाध्याय को जीवन बीमा का प्रीमियम देना था। उस महीने बनवाया नहीं जा सकता, इसलिए मिली ने चुप्पी ओढ़ ली। दूसरे महीने लड़के की परीक्षा की फीस के मद में मोटी रकम भेजनी पड़ी। उसके बाद अगले महीने मिली के विवाह की सालगिरह थी। दामाद ने अपनी पत्नी को एक नेकलेस खरीद दिया। उसके बाद वाले महीने में किसी न किसी मद में पैसे खर्च हो गए, इसलिए राय साहब जेडी बनर्जी के महज आधे दर्जन सूट बहुत दिनों तक नहीं बन पाए। ड्रेसिंग गाउन भी फटने लगा है, एकमात्र वही संबल रह गया है। किसी तरह पीठ की तरफ अगर जोर पड़ा तो मसक जाएगा। फिर भी सुबह के वक्त उसी को पहने चाय की चुस्कियां लेते हुए व्हाइट मैन पढ़ना पड़ता है। वह है छोटी चाय का दौर। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे के बीच बड़ी चाय का दौर चलेगा। पहले पेस्ट्री या बिस्किट या टोस्ट का इंतजाम रहता था, अब उनका स्थान पाव रोटी ने ले लिया है। फिर भी वे उसी पाव रोटी को छुरी कांटे से उठाकर चबाते हैं और चाय की प्याली से चुस्कियां लेते हैं। आजकल राय साहब मृत्युंजय चट्टोपाध्याय इस बड़ी चाय में शामिल नहीं होते। उस वक्त वे बगीचे में रहते हैं। राय साहब जेडी बनर्जी अकेले ही गपशप का दौर चलाते हैं। जानती है मिली, एक बार सर्दियों में लंदन के मैफेयर में 14 इंच बर्फ गिरी थी। एकमात्र मिली ही नीरव श्रोता रहती है। वह सिर्फ इतना ही कहती है, ऐसी बात बाबूजी? राय साहब जेडी बनर्जी ने कहा, तू इतने में ही हैरान हो रही है, मगर जब बर्लिन में नल का पानी जमकर बर्फ हो गया था 1920 में 343 आदमियों की नाक गल कर गिर गई थी। चुरुट से धुआं उड़ाते हुए राय साहब जेडी बनर्जी लंदन, बर्लिन और न्यूयॉर्क की कहानियां सुनाते। फिर एकाएक जब उनकी निगाह उधर जाती तो वे देखते कि मिली तो उठकर चली गई है। तब वे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाते थे। ऊपर पहुंचकर लिखने की मेज पर चिट्ठी लेकर बैठते थे। चिट्ठी लिखने की जल्दबाजी है। मैनचेस्टर से मिस्टर क्रिसफोर्ड ने चिट्ठी का जवाब भेजा है। फ्लीट स्ट्रीट से किसी समाचार पत्र के मालिक लॉर्ड फेयरवेदर का उत्तर आया है। आए हुए पत्रों को पढ़ने और प्रत्युत्तर भेजने में अचानक दिया सलाई की तीलियां खत्म हो गईं। चिल्लाकर पुकारा, महाराज! महाराज नहीं आया और न जवाब ही आया। राय साहब जेडी बनर्जी कुछ समझ नहीं सके। चुरुट बुझ चुका है। दोबारा पुकारा, महाराज! अब महाराज आया। राय साहब जेडी बनर्जी ने कहा, एक माचिस ले आओ महाराज। मगर उनके हुक्म को तुरंत तामील करने के बजाय महाराज ने कहा, बाबू अभी ऑफिस जा रहे हैं, वे ऑफिस चले जाएं तो माचिस खरीद कर ला दूंगा। साहबी मूड एकाएक गरमा गया, मगर चुरुटखोर क्योंकि सहज ही गुस्से में नहीं आते, इसलिए चुप्पी साधे रहे। लेकिन खाने की मेज पर बिना रिपोर्ट किए ना रह सके। बोले, नौकरों चाकरों को लाड़ करते करते तूने सर पर चढ़ा लिया है मिली। अक्ल तो देख, मेरा चुरुट उस वक्त बुझ गया था। मेरी माचिस के बजाय दामाद का ऑफिस जाना ही महत्वपूर्ण है। अभी इस वक्त 1 जनवरी के सुबह का अखबार पढ़ते पढ़ते राय साहब जेडी बनर्जी एकाएक ठिठर गए। राय साहब मृत्युंजय चट्टोपाध्याय तरक्की कर राय बहादुर हो गए हैं। उसी हालत में नीचे उतर आए। वही ड्रेसिंग गाउन, बाएं हाथ में चाय की प्याली, उंगलियों की फांक में चुरुट। मिली, मिली, मिली रसोई घर के सामने खड़ी थी। राय साहब जेडी बनर्जी ने पूछा, मृत्युंजय कहाँ है? मृत्युंजय चट्टोपाध्याय बगीचे में थे और दिनों की तरह ही चाय पीकर बगीचे की ओर चले गए हैं। राय साहब जेडी बनर्जी ने अपना हाथ बढ़ाया। कंग्रेचुलेशंस। सवेरे से ही भीड़ जम गई। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सर जीवन प्रसाद
बाइक पर चढ़कर आए। उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट रणधीर चौहान, हरसिंहपुर के जमींदार जनक बाबू, विलायत से लौटे मुंसिफ रघुवीर प्रसाद, इंपीरियल बैंक के मैनेजर बाबुल मित्तर एमए का आना जाना शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे तक 2-3 तार भी पहुंच गए। उसके बाद तीसरे पहर एक और दौर चला। चाय, हंसी, बातचीत, नमस्ते इत्यादि का सिलसिला एक ही दिन में समाप्त नहीं हुआ, 2-3 दिनों तक चलता रहा। डाक से चिट्ठियां आने लगी। ज्योति, लोटी, रूबी और उनके पतियों ने चिट्ठियां भेजी। देहरादून से लड़के का पत्र आया, चेतला से मौसी जी का, दिल्ली से परेश बाबू की पत्नी का, भागलपुर से मामा का, बरेली से चचेरे भाइयों का। सभी को उत्तर भेजते भेजते मिली परेशान हो गई। शुरू में राय साहब जेडी बनर्जी समाचार पाकर सचमुच प्रसन्न हुए थे, लेकिन इतनी ज्यादती उन्हें अच्छी नहीं लगी। डंकन साहब तो जबान दे ही चुके थे। वहां यदि वे नौकरी पर रहते तो अब तक उन्हें राय बहादुर का खिताब मिल चुका होता। इतनी बड़ी राय बहादुरों की सूची कभी नहीं निकली थी। साल साल ढेरों राय बहादुरी का खिताब मिलता रहे तो फिर पूछ ही क्या रह जाएगी। इससे भी विचलित होने की कोई बात न थी। सब कुछ एक दिन दब कर रह जाता। परंतु अंत में सेक्रेटरीएट के अफसरों ने मृत्युंजय चट्टोपाध्याय को एक आलीशान पार्टी देने की व्यवस्था की। राय साहब जेडी बनर्जी को हंसने का मन हुआ। यह हास्यास्पद स्थिति इसलिए संभव है कि यह पटना जैसी जगह है। दुनिया किसी के हंसी मजाक, पसंदगी नापसंदगी की परवाह नहीं करती। दिन तिथि तय हो चुके हैं। अगले रविवार को पार्टी होगी। हाथ में अब सिर्फ 4 दिन ही रह गए हैं। सभी के नाम से छपा हुआ कार्ड भेजा गया। पटने के नामी गिरामी किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया। राय साहब जेडी बनर्जी के नाम से अलग से एक कार्ड आया। रविवार को पार्टी होगी। शनिवार की दोपहर तक किसी को यह बात मालूम नहीं थी। शनिवार की शाम के वक्त मिली से कहा, कल मैं नहीं रह सकूंगा मिली, मुझे कलकत्ता जाना पड़ रहा है। अचानक क्यों बाबूजी? मिली के लिए यह चौंकने की बात थी। राय बहादुर मृत्युंजय को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। वह बोले, क्यों? राय साहब जेडी बनर्जी ने कहा, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, अन्यथा मत लेना। डंकन साहब ने जरूरी चिट्ठी लिखकर बुलाया है। शायद इतने दिनों के बाद उसने अपनी गलती महसूस की है। आपको वे लोग फिर नौकरी पर रख लेंगे बाबूजी? पता नहीं। कब जाइएगा? कल सवेरे ही। जरूरी चिट्ठी आई है, देर करना ठीक नहीं। सो तो है ही, राय बहादुर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने कहा। मिली ने सरो सामान सहेज दिए। रात बीतते ही सुबह आ जाएगी। वक्त बहुत ही कम है। राय साहब जेडी बनर्जी पटना छोड़कर चले जाएंगे। नौकरी मिल गई तो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। एक दिन बाद अगर जाते तो अच्छा रहता, मगर उपाय नहीं है, वरना दामाद के सम्मान में जो पार्टी दी जा रही है उसमें वे क्या नहीं रहते। राय साहब जेडी बनर्जी के जितने सरो सामान थे सभी को सहेजकर बांध दिया गया। मिली ने स्लिप भेजकर 2 पैकेट चुरू भी मंगा लिए। सुबह नींद खुलते ही मिली पिता के कमरे में आई। राय साहब जेडी बनर्जी अचानक अनमने मन से भर उठे। 14 वर्ष पूर्व जब वे इस मकान में आए थे, मिली उस दिन इसी तरह उनके निकट आई थी। इसी तरह उनकी खोज खबर लेती थी। इसी बीच मिली 1 दर्जन रेडीमेड शर्ट मंगा चुकी है, साथ ही 1 दर्जन टाई, 6 रुमाल और रास्ते में खाने के लिए 1 टीन बिस्किट। आज ही शाम के वक्त राय बहादुर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय के सम्मान में पार्टी दी जा रही है। शहर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया है। इस बात की याद आते ही राय साहब जेडी बनर्जी ने
चुरुट में धुएं का लंबा छल्ला बाहर फेंका। मिली ने आखिरी घड़ी में कहा, बाबूजी, सप्ताह में एक बार चिट्ठी बराबर भेजते रहिएगा। आपके चले जाने से घर भी बिल्कुल वीरान हो जाएगा। राय साहब ने अनमने मन के साथ कहा। देख मिली, राय बहादुर मुझे भी बनाया जाता। सारा इंतजाम ठीक था। उसी वक्त डंकन साहब ने आकर गड़बड़ी पैदा कर दी। मिली ने कुछ और ही कहा था और उत्तर मिला कुछ और ही। वह अवाक रह गई। बोली, सो होने दीजिए बाबूजी, उसी डंकन साहब ने तो आपको बुला भेजा है। आपको वह नौकरी देगा। आदमी भला ही मालूम होता है। एक लिफाफे के अंदर कुछ रुपए रखकर पिता के बुक पॉकेट में रख दिए और बोली, इस पॉकेट में 200 रुपए रख दिए हैं, याद रखिएगा। आज इस वक्त मृत्युंजय चट्टोपाध्याय की नहीं, राय साहब जेडी बनर्जी का हुक्म तामील करने के लिए नौकर चाकर भाग रहे हैं। ट्रेन रवाना हुई। मिली की दोनों आंखें भर आईं। राय बहादुर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने अपना हाथ उठाया। हाथ के चुरुट को दांतों तले दबाकर राय साहब जेडी बनर्जी अपना हाथ उठाकर उंगलियां हिलाने लगे। इंजन के धुएं के साथ उन्होंने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। पटने में रहते तो राय बहादुर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय की पार्टी में उन्हें शामिल होना ही पड़ता। 7 दिन बाद मिली तब चाय का इंतजाम कर रही थी। बाहर से एकाएक आवाज आई, महाराज। मिली ने बाहर निकलकर देखा, टैक्सी से बाबूजी उतर रहे हैं। मिली पर नजर पड़ते ही कहा, टैक्सी का किराया चुका दे मिली। कमरे के अंदर आकर बोले, मैं तैयार नहीं हुआ। डंकन साहब ने कहा 700 रुपए दूंगा, नौकरी फिर से कर लो। मैंने कहा, नौकरी नहीं करूंगा साहब। इस पर बोले, 1000 रुपया देने को तैयार हूं। इस पर मैंने कहा, 2000 दोगे तो भी नौकरी नहीं करूंगा। मिली ने कहा, उसके बाद? उसके बाद और क्या, चला आया। किस दुख के चलते नौकरी करने जाऊं? तुम लोगों के रहते बूढ़ा बाप नौकरी करे या क्या अच्छा दिखता है? लोग बाग क्या कहेंगे? ऑफिस से लौटने के बाद राय बहादुर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने अपने ससुर के 1000 रुपए तनख्वाह की नौकरी न स्वीकारने की कहानी सुनी। राय साहब जेडी बनर्जी ने पूछा, कहो मृत्युंजय, क्या मैंने अच्छा नहीं किया? राय बहादुर मृत्युंजय चट्टोपाध्याय ने मिली की तरह ही अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। वे चुप्पी साधे रहे। राय साहब अपने आप कहने लगे, लाख हो, वे लोग हम लोगों के जैसे नहीं होते, हुनर की तारीफ करना जानते हैं। पक्का स्कॉच है। पट्टे ने कहा, राय साहब, मैं तुम्हें राय बहादुर बना दूंगा। तुम यहाँ चले आओ। तुम्हारे जैसा आदमी अब तक राय बहादुर नहीं हो सका। यह क्या कम शर्म की बात है? मगर बातें करते करते एकाएक राय साहब जेडी बनर्जी ने आंखें उठाई तो किसी को भी वहां नहीं पाया। ना तो मृत्युंजय है और ना ही मिली। वे लोग मेज छोड़कर कब चले गए हैं इसका उन्हें पता ही नहीं चला। वे वहां अकेले हैं। उसके बाद जब वे अकेले ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि इस मकान की सीढ़ियां आज जैसे बहुत ऊंची होकर उन्हें तकलीफ पहुंचा रही हैं।